गहरी लंबी सांस भीतर भरें और उसे छोड़ते हुए मेरे साथ 3 बार एक लय से ओम का उच्चारण करें। शांत मन को शांत करें। शरीर की शिथिलता को साधें। ओम शांति शांति शांति। अरे हम तो भगवंत इंद्र महिता सीताश्च सीधि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। पंचकर्मस्थी भगवंतों के चरणों में कोटि शरणम। परम पूज्य परम उपकारी सत्पथ प्रदर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटि शरणम। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साधु जी हमारे सब धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, भगवान महावीर के शासनकाल में आपको हमको सबको जन्म लेने का, जीवन सुधारने का एक अनमोल अवसर मिला है और इस अवसर का उपयोग करते हुए द कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट, संपूर्ण जीवन प्रबंधन, इस विषय को लक्ष्य में लेकर आप हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। कल हमने देखा कि जो MBA या MHA या और भी डिग्रीज के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट की शिक्षा लेते हैं, इसमें बहुत बड़ी भूल यह हो रही है कि जीवन के किसी एक पक्ष को ही लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और जीवन के सर्वांगीण पक्षों की उपेक्षा कर रहे हैं। जबकि लाइफ मैनेजमेंट और उसमें भी कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट इस बात को लेकर के निर्मित है कि जीवन का कोई पहलू छूटे नहीं, क्योंकि नाव कितनी अच्छी क्यों ना हो, पर यदि एक भी छेद है तो उस नाव को हम ये कल्पना में नहीं ले सकते कि वो किनारे तक हमें पहुंचाएगी। उसी प्रकार से जीवन के समग्र पक्षों का जब तक प्रबंधन नहीं होगा, मैनेजमेंट नहीं होगा, तब तक जीवन सफल नहीं हो सकता, जीवन का विकास नहीं हो सकता। इस परिकल्पना को ध्यान में रख करके हम कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट इस शिविर में सम्मिलित हो रहे हैं। और कल हमने ये भी देखा कि जीवन के अनेक डायमेंशंस हैं, अनेक फेजेस हैं, जैसे कि समय, शिक्षा, शरीर, वाणी, मन, समाज, पर्यावरण, अर्थ, भोग, धर्म और अध्यात्म। ऐसे 11 पहलुओं को लेकर के हमने देखा
कि ये 11 पहलू पूरे जीवन, और यदि हमने इनको मैनेज कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने जीवन को मैनेज कर लिया। जितने महापुरुष हैं, यदि उनके जीवन को बिल्कुल समीप जाकर के देखेंगे आप, तो पाएंगे कि उन्होंने इन 11 विषयों की बराबर साधना की है। हम सोचें भगवान महावीर ने सिर्फ अध्यात्म की साधना की, ऐसा नहीं है। उनका शरीर कितना व्यवस्थित था कि पूरे 12.5 वर्ष की साधना काल में जिस व्यक्ति ने मात्र 349 दिन आहार लिया और उसके बावजूद वो कभी अस्वस्थ नहीं हुए, कितनी बड़ी साधना ये शरीर का देख रख रखाव है। उनकी वाणी कितनी संयमित थी कि जब भी मुंह से कुछ निकला तो शुभ वचन ही निकले, कभी अशुभ वचन नहीं निकले। पर्यावरण को पास में रखते हुए भी, निर्जन वनों में रहते हुए भी पर्यावरण की अवहेलना कभी नहीं की उन्होंने। एक चींटी तक के प्राणों की रक्षा करना, ये उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया। मतलब हम समझ सकते हैं कि एक महापुरुष जब बनता है तो सर्वांगीण विकास से ही बनता है। किसी एक पहलू को हाईलाइट कर दें और बाकी पहलुओं की उपेक्षा कर दें तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमारे स्टडी सिस्टम भी वही है कि आप पहले 12th तक की शिक्षा प्राप्त करो, उसके बाद बैचलर डिग्री प्राप्त करो, उसके बाद मास्टर डिग्री पर जाओ। बैचलर डिग्री तक आप जनरलाइज शिक्षा ले रहे हो और मास्टर डिग्री या पीएचडी या डिलीट, ये सब स्पेशलाइज स्टडीज है। बिना जनरलाइज स्टडीज किए आप स्पेशलाइज स्टडीज में नहीं जा सकते। तो वही सिस्टम हमें जीवन में भी अडॉप्ट करना होगा। हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम सीए हैं तो हम सीए हैं बस, और हमें हो सकता है कि चाय बनाना नहीं आती तो चलेगा, ऐसी बात नहीं होगी। जीवन में सर्वांगीण विकास करना है तो आपको हर पहलू जो अपने जीवन की एक आवश्यकता है उससे गो थ्रू होना पड़ेगा। उसके बिना आप जीवन में विकास नहीं कर सकते। तो इस बार सीटिंग अरेंजमेंट को ठीक कर लें, जो भी गैप छुट्टी हुई आपके बीच में उसको भर दें, जिससे आने वालों को हम आने वालों की भक्ति कर सकें। ऐसे बहनें भी जो जगह गैप भरी हुई है, बची हुई है आपकी, उसको पूरी कर दें। भी कंटिन्यू। सर्वप्रथम आज से हम जीवन के पहले पहलू को ध्यान में रख करके अपनी चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहला पहलू है शिक्षा और इसका मैनेजमेंट, यानी कि एजुकेशन मैनेजमेंट। हम कुछ समय के लिए ये एक भ्रम निकाल दें कि हम शिक्षित हैं, हम लर्नेड हैं और हमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस सिद्धांत को स्वीकार कर लें कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती है। हर दिन हमें जो मिलता है वो कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है, और यदि हमने नहीं सीखा तो वह दिन हमने गवा दिया। तो इस बात को ध्यान में रख करके कि जो शिक्षा प्रबंधन का विषय चल रहा है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है या किसी पर्टिकुलर एज वर्ग के लिए नहीं है, ये सबके लिए। इसको ध्यान में रख करके हमें इसका श्रवण करना है। एक घटना से प्रारंभ करते हैं कि शिक्षा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है आखिर। भोपाल की एक घटना है। एक परिवार दिखने में सुखी, समृद्ध, भरा पूरा परिवार। हस्बैंड एक बहुत अच्छे स्कूल में, रेपुटेड स्कूल में प्रिंसिपल, और वाइफ जो है वो भी शिक्षित, बीएचयू से एमएससी की डिग्री प्राप्त और भोपाल में जीडीसी कॉलेज में प्रोफेसर। दोनों अपना जीवन जी रहे हैं। जब शादी की बात आई थी तो पति ने कई लड़कियों को रिजेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। कारण एक ही था कि उसे एजुकेटेड लड़की चाहिए थी। ये घटना आज की नहीं, यह 20 साल पहले समाप्त हो चुकी है क्योंकि पति का देहावसान हो गया। पर स्थिति यह बनी कि पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ और उसके कुछ समय के बाद ही दोनों को अपना अपना एक अहंकार था। पति बोलता है मैं भी शिक्षित हूं और पत्नी बोलती है मैं भी तो शिक्षित हूं। पति बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें चलना होगा, पत्नी कहती है मैं स्वतंत्र हूं। आप सोच सकते हैं कि 25 साल तक जो अलग अलग रह करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर चुके हैं
और बौद्धिक क्षमता के कारण से अपने आप को ज्ञानी भी मान चुके हैं, अब वो दूसरे ही कैसे मान सकते हैं? दाम्पत्य जीवन में जो खुशहाली होनी चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, वो नदारद हो गया। स्थिति ये बनी कि पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ गई और कुछ समय के बाद तीखी नोकझोंक होने लगी। कभी कभी स्थिति इतनी बिगड़ती कि पति के हाथ भी उड़ जाते, कई दिनों तक बोलचाल बंद हो जाती, और बातें कितनी होती, छोटी छोटी बातें होती। पत्नी के पास टाइम की कमी होती क्योंकि वो एक गृहिणी भी थी और एक व्यावसायिक कार्य भी कर रही थी। पत्नी का कहना था कि मैं कुछ चीजें ज्यादा बनाऊंगी, फ्रिज में रखूंगी और वो अपने को कुछ दिन तक काम आ जाएगा। और पति का कहना था कि नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना तुम्हारी पहली जवाबदारी है, कमाना पहली जवाबदारी नहीं है, तो तुम्हें पहले स्वास्थ्य का, बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और वास्तव में घटनाएं कभी कभी ऐसी घट भी जाती। एक बार घटना ऐसी घटी कि पत्नी ने डोसा बनाया होगा, चटनी भी बनाई होगी, चटनी उठी नहीं, उसने फ्रिज में रख दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद उसने सोचा चटनी कौन फेंके। कुछ मितव्ययिता थी और मितव्ययिता के नाम पर कंजूसी थी। उसने बच्चों को वही खिला दिया और बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुआ और रात को स्थिति इतनी बिगड़ी कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ऐसे कुछ घटनाएं होती रही और पति के मन में पत्नी के प्रति और पत्नी के मन में फिर पति के प्रति एक दुर्भावना पैदा होती चली गई, एक इमेज बनती चली गई और वो इमेज धीरे धीरे इतनी इंप्रेस हो गई उनके मन पर कि वो स्थायी होने लगी। इस बीच में कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि जो पत्नी ने सीखा था वो कहां से सीखा था? पियर से सीखा था। तो जैसी पत्नी की हरकतें थी वही पियर वालों की भी हरकतें थी उसकी। तो ससुराल में जाकर के पतिदेव को अच्छा नहीं लगा और कभी कभी ऐसा मनमुटाव हुआ, ऐसी कुछ क्लेश कला हुआ कि पति ससुराल वालों से भी झगड़ लिए। और एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि पति ने एक बार कह दिया कि आज के बाद मैं ससुराल कभी नहीं जाऊंगा। और आप देखिए कि कभी कभी अपन अच्छे अच्छे नियम लेते हैं और बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, पर उस पति ने 30 साल तक ये नियम पाल लिया। 30 साल तक वो ससुराल नहीं गया। इधर पोस्ट पहले स्टार्ट हुई थी एक टीचर से, फिर एचओडी के बाद प्रिंसिपल, उधर वो भी लेक्चरर, रीडर सब होते होते अंत में प्रोफेसर बन गई। दोनों के बच्चे इतने होनहार कि एक आईआईटी में चला गया, एक डॉक्टर बन गई और एक भोपाल के ही एक कॉलेज में इंजीनियर बन गई। तीनों शिक्षित हो गए बच्चे। पर स्थिति यह थी कि घर में क्लेश कलह का वातावरण चलता ही रहा। एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि पति और पत्नी के बीच में कभी प्रेम का वार्तालाप ही नहीं हुआ। जब भी वार्तालाप हुआ तो क्लेश से ही हुआ, लड़ाई झगड़े ही होते रहे, व्यंग ताने कसते ही जाते रहे। स्थिति यह आ गई कि दोनों के बीच में जीवन चल रहा था, उसका असर बच्चों तक पहुंच गया। बच्चे भले ही शिक्षित थे, लेकिन शिक्षित कहां हुए थे? तो मॉडर्न कल्चर में हुए थे। एक बच्ची ने एक साउथ इंडियन को पसंद कर लिया और जिद कर ली कि मैं इससे शादी करूंगी। पति पत्नी झगड़े में अटक के रहे और बच्चों के संस्कार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और स्थिति हो गई कि वो बच्ची इतनी अड़ गई कि अंत में लोगों तक बात पहुंची और समझाना पड़ा। पर बच्ची ने एक ही बात बोली कि आप कहते हो इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना, तो मेरे पापा ने तो अपने कास्ट वाले से मैरिज की थी, फिर उनकी आपस में क्यों नहीं जमे? कितना बड़ा तमाचा था पति पर और पत्नी पर चुप थे, कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। अंत तो गत्वा शादी हो गई, वो भी सुखी नहीं हुई वहां जाकर के। लव मैरिज करने के बाद अधिकांश केसेस फेल्योर हो जाते हैं, वो भी सुखी नहीं हुई। पर प्रश्न इतना ही उठता है कि इतना शिक्षित परिवार जिसमें कोई भी अशिक्षित नहीं रहा और खूब अच्छी सोशल रेपुटेशन, इकोनॉमिकल स्टेज भी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा, फिर आखिर ऐसी क्या समस्या आई कि घर में सुख शांति और आनंद का माहौल नहीं? बच्चे सहम सहम करके जीते और आपस के क्लेश कलह का इफेक्ट इतना हुआ कि दोनों के स्वास्थ्य पर असर हुआ और पति को असमय मरना पड़ा। जब मृत्यु आई तो पत्नी से बहुत दूर था, लगभग 200 किलोमीटर, और पत्नी को मैसेज मिली
तो पत्नी ने फौरन अपने पियर वाले, जो भोपाल में रहते थे कुछ लोग, उनका सहारा लिया और उनके साथ रवाना हुई। ड्राइवर ने बताया 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चली उस समय में, जब 4 लेन का जमाना नहीं था। और 2 घंटे में पत्नी पहुंच गई पति के पास, लेकिन पति तो मिल नहीं सकता था, पति तो जा चुका था। इतना प्रेम जो उमड़ा, खूब रोई, खूब बिलखी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, पति जा चुका था। पर यह जो परिवार का घटना चक्र हुआ, यह हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आखिर आधुनिक युग की शिक्षा के माहौल में जब ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, ऐसे युग में भी इतना शिक्षित परिवार और उसमें सुकून नहीं, आनंद नहीं, चैन नहीं, अमन नहीं, आखिर क्यों? क्या कारण है? क्या शिक्षा नहीं प्राप्त की? क्या उनकी शिक्षा बराबर नहीं थी? शिक्षा तो खूब प्राप्त की, लेकिन कमी किस बात की थी? सम्यक शिक्षा नहीं थी। शिक्षा तो थी, सम्यक शिक्षा नहीं थी, पूर्ण शिक्षा नहीं थी, अधूरी शिक्षा थी। बाहर की शिक्षा थी, लेकिन भीतर की अपूर्णता थी। उसी वृक्ष के समान जो खूब साल जी लिया और धीरे धीरे अंदर से खोखला होता चला गया। अब बाहर से हरा भरा भले ही दिखता है, लेकिन कभी भी कोई आंधी आएगी